अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम ई-कैट 2026 के ओरिजिनल क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये डिस्कशन उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है जिन्होंने अभी ई-कैट का एग्जाम देना है। उसकी रीज़न ये है कि यही क्वेश्चन दोबारा पेपर में पूछे जा सकते हैं या फिर इन्हीं की तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो हम इसको डिस्कस करेंगे उन शॉर्टकट मैथड्स के जरिए से, उन ट्रिक्स के जरिए से जो हम किप्स में स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग द सेशन सिखाते हैं, जिनको यूज़ करके वो अपने राइट आंसर की तरफ विद इन वेरी शॉर्ट टाइम पहुँच जाते हैं। तो आए स्टार्ट करते हैं इस पेपर की डिस्कशन से। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है द यूनिट ऑफ केसी फॉर द गिवन रिएक्शन विल बी। अब यहाँ पे हमें एक रिएक्शन दिया गया और इसके लिए हमने केसी के यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं। अब स्टूडेंट जब हम एफएससी के अंदर पढ़ते हैं तो अब हम शॉर्ट लॉन्ग मेथड्स के जरिए से इसको सॉल्व करते हैं, जिसमें प्रॉपर पहले केसी एक्सप्रेशन लिखते हैं, देन इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो इस तरह तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम इसको शॉर्टकट के जरिए से सॉल्व करेंगे। शॉर्टकट मेथड में हम देखते हैं कि हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर डेल्टा एन लिखते हैं। अब डेल्टा एन में हमने वैल्यू पुट करनी होती है एन पी माइनस एन आर की। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास स्टूडेंट प्रोडक्ट के मोल्स 2 हैं और रिएक्टेंट्स के टोटल मोल 3 + 1 टोटल 4 हैं। तो हम करेंगे 2 - 4 और 2 - 4 का आंसर हमारे पास आ जाएगा -2। अब हम इस -2 की वैल्यू को इसकी जगह पर पुट कर देंगे, मींस इस डेल्टा एन की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी -2। अब आप जब -2 पुट करेंगे तो आप देन इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास इसका आंसर बनेगा मोल -2 और डीएम पर पहले -3 है, मल्टीप्लाई होके ये माइनस माइनस प्लस और साथ में 3 × 2 6 बन जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास राइट ऑप्शन बन जाएगा चार्ली, जिसमें हम देखेंगे मोल -2 और साथ में डीएम की पावर कितनी हो जाएगी +6। तो इस क्वेश्चन को हमने इस शॉर्टकट मेथड के जरिए से शॉर्ट टाइम में सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर इनमें से कौन सा नहीं है? आपने पढ़ा हुआ अल्काइंस में से टर्मिनल अल्काइंस एसिडिक होते हैं। अब टर्मिनल अल्काइंस की कंडीशन क्या होती है कि उसमें जो ट्रिपल बॉन्ड होता है या तो बिल्कुल स्टार्ट में होता है या बिल्कुल चेन के एंड में होता है। अब अगर हम इन ऑप्शंस में से देखें तो हमारे पास अल्फा इथाइन है। हम इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके देख लेते हैं। इथाइन में कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये एक टर्मिनल अल्काइन है। इसमें ये हाइड्रोजन जो है ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच है, जो कि एसिडिक बिहेवियर को शो करेगा। इसका मतलब अल्फा तो एसिडिक है। बीटा ऑप्शन देखें प्रोपाइन। प्रोपाइन के अंदर हमारे पास टोटल 3 कार्बन आएंगे, 1 2 एंड 3। अब क्योंकि प्रोपाइन है तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे और इसके साथ भी यहाँ पर एक हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, हमारे पास ये एक हाइड्रोजन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच है और ये टर्मिनल भी है, इसका मतलब ये भी एसिडिक है। अब अगर हम चार्ली ऑप्शन देखें तो इसमें वैसे ही हमें पता लग रहा है कि ये 1 ब्यूटाइन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 1 पर ही एग्जिस्ट कर रहा है, सेम जैसा कि इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब वो भी टर्मिनल होगा। अगर हम डेल्टा स्ट्रक्चर ड्रॉ करें 2 ब्यूटाइन का, तो 2 ब्यूटाइन के लिए 1 2 3 एंड 4, इसमें कार्बन नंबर 2 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन्स मौजूद हैं, ये हाइड्रोजन्स हैं। इसी तरह इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन इधर अटैच होंगे। अब स्टूडेंट इसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद तो हैं लेकिन ये टर्मिनल पोजीशन पर नहीं है, तो फिर हम इसमें से कह देंगे जो 2 ब्यूटाइन है वो हमारे पास एसिडिक नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो हमारे पास राइट ऑप्शन बन जाएगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एथेनॉल इज प्रिपेयर्ड इंडस्ट्रियली बाय एयर ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइलिन यूजिंग प्लैटिनम क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट एंड डैश एज अ प्रमोटर। अब हमारी बुक के अंदर इसके बारे में डिटेल लिखी हुई है, मैं यहाँ पे इस रिएक्शन को आपके सामने शो भी कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर हम एथेनॉल की प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं इथीन के जरिए से और हम इसकी एयर ऑक्सीडेशन करवाएं, तो इसके अंदर स्टूडेंट जो PdCl2 है ये एज अ कैटालिस्ट यूज होता है और जो CuCl2 है ये इसमें एज अ प्रोमोटर के तौर पे यूज होता है। अब अगर आप स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट में कहा गया कि इथाइलिन यूजिंग प्लैटिनम क्लोराइड एज अ कैटालिस्ट, प्लैटिनम क्लोराइड का बता दिया कि ये एज अ कैटालिस्ट है और इसमें प्रोमोटर का पूछा है, सो हमारे पास प्रोमोटर CuCl2 होगा। सो राइट ऑप्शन विल बी द चार्ली। नेक्स्ट MCQ, 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन्स। अब 1 मोल ऑफ CO2 के अंदर इनमें से कौन सी चीज एग्जिस्ट कर रही है? स्टूडेंट अगर हम देखें अल्फा ऑप्शन, एवोगैड्रोस नंबर एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ये आंसर नहीं हो सकता। उसकी रीजन क्या है? अगर हम देखें हमारे पास 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड हो, 1 मोल CO2 है, इस 1 मोल CO2 के अंदर हमारे पास स्टूडेंट 2 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स हैं, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम हैं, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं।
अब यहाँ पे जो अल्फा ऑप्शन है इसमें तो कहा जा रहा है एवोगैड्रोस नंबर एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, जबकि रियलिटी में यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये ए राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर हम बी ऑप्शन देखें 22 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब क्या ये ठीक है ये नहीं, हमें इसके लिए कार्बन के और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना पड़ेगा। स्टूडेंट यहाँ पे कार्बन, एक कार्बन के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक ऑक्सीजन के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि यहाँ पे हमारे पास 2 ऑक्सीजन है तो 8 + 8 कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। तो यहाँ पे O2 के अंदर आ जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन, जबकि C कार्बन के अंदर थे 6 इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप इन दोनों को टोटल कर देंगे तो आपके पास बनेंगे 22 और ये 22 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही कंसीडर होंगे क्योंकि हम 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है। तो 22 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 22 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पे। अब अगर हम चार्ली ऑप्शन देखें तो इसका मतलब ये बीटा वाली ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन हमें क्योंकि डेल्टा में बहुत बी एंड सी है तो हमें चार्ली भी देखनी पड़ेगी। इसमें कहा गया एवोगैड्रोस नंबर एटम्स ऑफ कार्बन, तो इसमें अगर आप देखें स्टूडेंट ये 1 मोल CO2 अगर हो तो इसके अंदर जो कार्बन है उसका तो 1 मोल ही एग्जिस्ट कर रहा है। मैं यहाँ पे इसके लिए भी लिख देता हूँ, ये 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो इसका मतलब इसके अंदर ये बी वाली ऑप्शन भी एग्जिस्ट कर रही है, सी वाली ऑप्शन भी एग्जिस्ट कर रही है। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर बन जाएगा डेल्टा बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन C2H4, तो इसके लिए स्टूडेंट बहुत आसान है, आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और इनके साथ 2 हाइड्रोजन्स अटैच होंगे कार्बन के साथ। तो आप इसके अंदर टोटल बॉन्ड्स को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा चार्ली। क्वेश्चन स्टेटमेंट है द एलिमेंट विद द लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, अल्फा ऑप्शन बोरॉन, बीटा नाइट्रोजन, चार्ली ऑक्सीजन, डेल्टा कार्बन। अब स्टूडेंट हमें इनका पीरियोडिक टेबल में सीक्वेंस पहले पता होना चाहिए कि पीरियड में ये किस सीक्वेंस में मौजूद हैं। तो इनमें से स्टूडेंट जो पहले है इसमें बोरॉन है, बोरॉन के बाद इसमें आएगा कार्बन, देन इसमें आएगा नाइट्रोजन और फिर आएगा ऑक्सीजन। और अकॉर्डिंग टू द जनरल ट्रेंड्स जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यूज़ होती हैं वो इंक्रीज करती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी आएगी वो बोरॉन के लिए आएगी क्योंकि वो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है। सो राइट ऑप्शन बन जाएगा अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैज एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अल्फा ऑप्शन में 2 एलिमेंट हैं, बीटा में भी चार्ली और डेल्टा में 2 एलिमेंट हमें यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। अब स्टूडेंट जैसा कि आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले यूनिट में पढ़ा कि कॉपर और क्रोमियम के अंदर एक्सेप्शन एग्जिस्ट करती है, और क्या एक्सेप्शन होती है, उनके 4s में से इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे 3D में चले जाते हैं। उसकी रीज़न क्या, उसकी रीज़न मैं यहाँ पे आपके सामने पहले इनकी कॉन्फ़िगरेशन अगर शो करूँ तो देखें हमारे पास क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है। अगर इसके 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हों और 3D में 4 इलेक्ट्रॉन्स हों तो इसका जो 3D है वो हाफ फिल्ड नहीं है, वो स्टेबल नहीं है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किधर आ जाता है, इसके D4 के अंदर आ जाता है। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और वो आ जाएगा ये इसके अंदर, जिसकी वजह से इस 4s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और इसके 3D के अंदर कितने हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब जब 3D में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हाफ फिल्ड हो जाएगा और हाफ फिल्ड होने के ऊपर उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। सेम इसी तरह से जब हम कॉपर की बात करते हैं एटॉमिक नंबर 29 पे, तो इस केस में भी 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3D में 9 है, 3D 9 अभी पार्शियल फिल्ड है और इसकी भी स्टेबिलिटी अभी ज़्यादा नहीं है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और 3D में चला जाएगा जिस तरह से इसमें जंप किया था। तो जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा तो इसके 4s के अंदर हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 4s में 1 हो जाएगा और 3D के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब 10 इलेक्ट्रॉन होने पर उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि 10 फुलफिल्ड हो जाता है। तो ये आपने स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट की बेस पे आंसर देना होता है कि कॉपर और क्रोमियम के अंदर स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 4s इलेक्ट्रॉन जंप करके 3D में चले जाते हैं। तो इन्हीं की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट होती है। हमारे पास राइट ऑप्शन बन जाएगा बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4 इज। हम इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं जी। H2SO4 न्यूट्रल है तो इसके सम
ऑक्सीडेशन का जो सम होगा वो 0 के इक्वल आएगा। हमने सल्फर के लिए फाइंड करनी है, हाइड्रोजन्स 2 हैं और एक हाइड्रोजन के लिए +1 प्लस सल्फर की हमने फाइंड आउट करनी है, देन प्लस ऑक्सीजन हमारे पास 4 एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन के लिए -2 विल बी इक्वल टू द 0। अब आप इसको कैलकुलेट कर लें। यहाँ पे इसके लिए +2 प्लस सल्फर -8 इज इक्वल टू 0। आप जब इसको सॉल्व करेंगे प्लस ये सल्फर और साथ में -8 +2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा -6 इज इक्वल टू 0। और देन सल्फर के लिए -6 जब दूसरे साइड पर जाएगा तो आंसर बन जाएगा +6। इस तरह से सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इन इनफ वाटर टू मेक 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये मोलैरिटी का क्वेश्चन है और कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको देख के अक्सर स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि ये कैलकुलेशन बेस्ड कैसे सॉल्व होगा। तो इससे सबसे पहले नंबर पर आपने चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, किस फॉर्मूला के जरिए से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और उसमें वैल्यूज़ को अपने लिए आपने खुद आसान बनाना होता है कि हम विदाउट कैलकुलेटर ठीक आंसर की तरफ जा सकें। तो पहले हम इसमें फॉर्मूला देखते हैं। मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला है जिसमें हम मैस ओवर मोलर मैस करते हैं, अगर वॉल्यूम हमें सेंटीमीटर क्यूब में हो तो ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई भी करते हैं। अब हमें जो वैल्यूज गिवन है 5.85 ग्राम ऑफ NaCl है, मैस पुट करते हैं 5.85 और डिवाइड कर देंगे इसके मोलर मैस के साथ। NaCl का मोलर मैस 58.5 होता है और फर्दर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 1000 के साथ और वॉल्यूम हमें दिया गया 500, तो हम इसको 500 पर डिवाइड कर देंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे तो आपने ये देखना है कि हम इन पॉइंट्स को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। अगर हम इस पॉइंट को 1 टाइम आगे मूव करवाना चाहें तो हम इसको नीचे डिवाइड कर रहे होंगे 10 के साथ। अब ये दोनों वैल्यूज एक ही तरह की हो जाएंगी। इस तरह करने से जब हमने ये नीचे 10 पुट कर दिया तो ये पॉइंट आगे एक आ जाएगा, ये दोनों वैल्यूज एक ही तरह सिमिलर हो जाएंगी, जिसकी वजह से हम इन दोनों वैल्यूज को कैंसिल कर देंगे। अब इसके बाद 1000 ओवर 500 मल्टीप्लाई बाय 10 है। आप इसको अगर यहाँ पे पहले सॉल्व करें तो ऊपर आंसर 2 आएगा और नीचे अभी भी 10 है, 2 डिवाइडेड बाय 10। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 5 और 1 ओवर 5 का आंसर होता है 0.2। सो इसके अकॉर्डिंगली स्टूडेंट हमारी जो मोलैरिटी निकलेगी वो 0.2 मोलर आएगी। सो राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट MCQ, which of the following gas has maximum value of E over M। अब स्टूडेंट ये वैल्यू है E over M, इसका मतलब है मैस के साथ रिलेट हो रही है। अब हमें ये देखना है कि मैक्सिमम किसके लिए आएगी। तो स्टूडेंट अगर मैस की वैल्यू कम से कम होती जाएगी तो E over M का आंसर इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब है कि जितना मैस कम होगा उतनी E by M वैल्यू ज़्यादा होगी। और इन तमाम गैसेस में से जो सबसे कम मैस है वो हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन का मैस 2 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का मैस 32 ग्राम पर मोल होता है, नाइट्रोजन का मैस 28 ग्राम पर मोल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का मैस 44 ग्राम पर मोल होता है। तो इसमें से सबसे कम मैस हाइड्रोजन के लिए। सो आंसर हो जाएगा अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटल ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस जनरेट्स द, इसके लिए स्टूडेंट रिएक्शन देखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया। इसमें अगर आप देखें तो ये एसिटल प्रोड्यूस हुआ। अब हम जब इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे मीन रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में हमने भेजना है और रिवर्स डायरेक्शन में हमारे पास अल्कोहल भी बन रही है प्रोडक्ट और अल्डिहाइड भी बन रहा है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास अल्फा में अल्कोहल है, बीटा में अल्डिहाइड है, चार्ली में बोथ ए एंड बी है। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। Next question, 2 moles of acetic acid are heated with P2O5, the product formed is। अब यहाँ पे स्टूडेंट एसिटिक एसिड को जब हम P2O5 से रिएक्ट करवाएंगे तो वाटर को एलिमिनेट करवाएगा, इसमें से वाटर को रिमूव करवाएगा और इसमें से ये जो डिहाइड्रेशन हम इसको नाम दे सकते हैं। इस तरह से रिएक्शन होता है। ये 1 मोल और ये 2 मोल्स बने हुए हैं। इसमें से एक में से OH दूसरे में से H रिमूव होगा। ये दोनों चीज़ें मिलके वाटर प्रोड्यूस कर देंगी और बाकी दोनों ग्रुप्स आपस में अटैच हो जाएंगे और ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बन रही है इसको हम एसिड एनहाइड्राइड का नाम देते हैं। सो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी बीटा, एसिटिक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पायरिमिडीन हाउ मैनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात की जा रही है। अगर हम पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर हमारे पास टोटल 1 2 3 पाई बॉन्ड्स हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे आंसर 3 भी मौजूद है।
लेकिन आपने ये ध्यान करना है कि पाई बॉन्ड नहीं पूछा गया, पाई इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया, और एक बॉन्ड में क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 3 बॉन्ड्स हैं, तो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 6। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिव अबंडेंस इज शोन बाय अल्फा ऑप्शन हाइट ऑफ पीक, बीटा ऑप्शन नंबर ऑफ पीक्स, चार्ली ऑप्शन पोजीशन ऑफ पीक्स, डेल्टा ऑप्शन E ओवर M वैल्यू। अब स्टूडेंट इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, ग्राफ देखते हैं। यहाँ पे देखें ये मैस स्पेक्ट्रम से हमें ग्राफ मिला हुआ, नियॉन का ग्राफ है ये। इसमें स्टूडेंट हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, 20 पे, 21 पे और 22 पे। अब हमारे पास जो y एक्सिस है यहाँ पे रिलेटिव अबंडेंस है, और जो x एक्सिस है यहाँ पे मैसेज लिखे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने याद रखना है जो हाइट ऑफ पीक है, पीक की जितनी हाइट है वो एक्सप्लेन कर रही है रिलेटिव अबंडेंस के बारे में। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन ये पूछा गया, रिलेटिव अबंडेंस इज शोन बाय द हाइट ऑफ पीक, आंसर अल्फा है। अब बाकी चीजें क्या एक्सप्लेन कर रही हैं, नंबर ऑफ पीक्स क्या बता रही हैं, पोजीशन ऑफ पीक्स क्या बता रही हैं। तो स्टूडेंट ये जो नंबर ऑफ पीक्स हैं ये बता रहे हैं टोटल आइसोटॉप्स कितने हैं, टोटल आइसोटॉप्स। और पोजीशन ऑफ पीक्स देखें, अगर ये 20 पे है, 21 पे है, 22 पे है, तो ये उन आइसोटॉप्स के मैस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये बता रहे हैं आइसोटॉपिक मैसेज को, और ये डेल्टा यहाँ पे जस्ट एज अ फिलर के तौर पे यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.36 moles of each aluminium and oxygen react with each other to produce aluminium oxide, the amount of product। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें 2 रिएक्टेंट दिए गए, प्रोडक्ट का क्वेश्चन पूछा गया, और इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का भी कॉन्सेप्ट मौजूद होगा। जब हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है तो पहले लिमिटिंग देखना पड़ेगा। हम इसमें रिएक्शन पहले देखते हैं, 4Al + 3O2 प्रोड्यूसिंग H2Al2O3। हमने मोल रेशियोज के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अगर आप इसमें देखें तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग एल्यूमिनियम के 4 मोल्स हों तो ऑक्सीजन के 3 मोल्स रिक्वायर्ड होते हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन के कंपैरिजन में एल्यूमिनियम हमें थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है। गिवन कितना है, गिवन अब देखिए आप हमें कहा गया 0.36 मोल्स ऑफ ईच, दोनों के ही 0.36, इसका भी कितना 0.36। अब स्टूडेंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें 3 के लिए ये 4 चाहिए था, 3 के लिए ये ज़्यादा चाहिए था, लेकिन अभी 0.36 के लिए ये उतना 0.36 ही दिया गया। इसका मतलब ये रिलेशन के अकॉर्डिंगली हमें कम प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे यही हमारे पास क्या बन जाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो यहाँ पे एल्यूमिनियम इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हमने प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है, और प्रोडक्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कंट्रोल्ड बाय द लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसके लिए हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग। एल्यूमिनियम के अगर 4 मोल्स हों तो Al2O3 के 2 मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग है। हमने गिवन के अकॉर्डिंग देखना होता है, हमें गिवन 0.36 है तो हम कहेंगे गिवन के अकॉर्डिंगली इसके अगर 0.36 हों तो आप पहले इन दो में कंपैरिजन करके देखें इनमें क्या रिलेशन है। देखिए 4 से 2 वैल्यू हाफ हो रही है, तो यहाँ पे 0.36 से वैल्यू हाफ होके 0.18 हो जाएगी। सो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास राइट ऑप्शन बन जाएगा अल्फा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटाल्डिहाइड इज प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रेशन ऑफ। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसके लिए हम रिएक्शन देखते हैं, जिसमें देखें हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करनी है एसिटाल्डिहाइड। तो देखिए रिएक्शन शुरू करवाया जा रहा है इथाइन से। अब ये रिएक्शन हाइड्रेशन का रिएक्शन है, जिसमें इथाइन को वाटर से हम रिएक्ट करवाते हैं HgSO4 एंड H2SO4 की प्रेजेंस में। तो हमारे पास पहली प्रोडक्ट बनती है विनाइल अल्कोहल, और विनाइल अल्कोहल में टॉटोमेरिज्म का फिनोमिना होता है, और इसमें इसका प्रोटॉन शिफ्ट होता है। यहाँ से ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आ जाएगा, और फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन इधर जब पहुंचेगा तो इस कार्बन के साथ हो जाएंगे टोटल नंबर 3 हाइड्रोजन्स के, और इस कार्बन का डबल बॉन्ड प्रोड्यूस हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और पहले से हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद है तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड। तो इसके अकॉर्डिंगली राइट ऑप्शन बनता है अल्फा। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर हमने इथाइन से रिएक्शन को स्टार्ट करवाया होगा तो हमारे पास प्रोडक्ट एसिटाल्डिहाइड मीन्स एल्डिहाइड बनेगा, और अगर हम इथाइन के अलावा कोई भी अल्काइन यूज कर रहे होंगे तो उससे प्रोडक्ट हमारी इसी रिएक्शन के थ्रू, अगर हमने स्टार्ट रिएक्शन कहां से किया, ऑल अल्काइंस अदर देन इथाइन विल प्रोड्यूस द कीटोन। इसके लिए आपने ये स्टेटमेंट याद रखनी है, ऑल अल्काइंस अदर देन इथाइन विल प्रोड्यूस
कीटोन्स। तो कॉन्सेप्ट इसमें ये बनता है कि जस्ट इथाइन से एल्डिहाइड बनते हैं और इथाइन के अलावा जितने भी अल्काइंस होंगे वो सारे के सारे कीटोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूसेस 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब स्टूडेंट ये कंबस्टन एनालिसिस में से क्वेश्चन पूछा गया और कंबस्टन एनालिसिस में हमें कुछ फार्मूले बुक में दिए हुए हैं, उन फार्मूलों में से हमने एक फार्मूला यूज करना है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हमने बतानी है परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो कार्बन की परसेंटेज के लिए जो फार्मूला है, इसमें मास ऑफ CO2 को डिवाइड करते हैं मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, मल्टीप्लाई करते हैं 12/44 और देन 100 के साथ। हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड 12 ग्राम दिया गया और कार्बन डाइऑक्साइड 11 ग्राम प्रोड्यूस हो रही है, तो हम क्या करेंगे 11 को डिवाइड कर देंगे, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना हमें दिया 12, और फिर बाकी फार्मूले की वैल्यूज 12 डिवाइडेड बाय 44, वो 0.01 को आप स्किप कर दें, मल्टीप्लाई बाय 100, ये 12 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आंसर हमारे पास 4 आएगा और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 25%। तो हमारे पास राइट ऑप्शन बन जाएगा अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्टेट रूल डज नॉट ऑलवेज होल्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। स्टूडेंट इनमें से हमारे पास जो डेल्टा ऑप्शन फॉस्फोरस है, ये हर दफ़ा ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा होता। यहाँ पे बात हुई है नॉट ऑलवेज, हर दफ़ा कर भी सकता है लेकिन हर दफ़ा नहीं करेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, इनमें से हमारे पास राइट ऑप्शन डेल्टा है। अब कौन से मॉलिक्यूल के अंदर ये उसको फॉलो नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास PCl5 हो, स्टूडेंट यहाँ पे P, इसके अंदर 1 2 3 4 और 5, Cl 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 और Cl। अब यहाँ पे आप देखें फॉस्फोरस, यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो चुके होंगे। हम यहाँ पे अगर लिखें, यहाँ पे 1 2 3 4 5, बल्कि क्लोरीन के लिए क्रॉस यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, अब फॉस्फोरस के साथ कितने हो चुके हैं, फॉस्फोरस के 5 अपने थे, 5 उसको क्लोरीन की तरफ से शेयर हो गए, तो टोटल तो 10 हो गए, ऑक्टेट से एक्सीड कर चुका। अच्छा, अब नॉट ऑलवेज वाली कंडीशन, इसका मतलब कभी कर भी रहा होगा, उसके एग्जांपल में आप कह सकते हैं PCl3। PCl3 में PCl3 अगर मैं इसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो ये बनेगा P और इसके साथ एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl। अब अगर हम इनके इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो यहाँ पे 1 2 3, क्योंकि फॉस्फोरस ग्रुप नंबर 5 से बिलोंग करते हैं तो इसके वाले सेल में 5 होंगे टोटल, और इसके पास अभी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं क्लोरीन के 1 2 और 3। अब आप देखिए फॉस्फोरस के टोटल अपने 1 2 3 4 5 थे, 3 Cl की तरफ से है, तो टोटल 5 + 3 8 हो गए। इसका मतलब ये अभी ऑक्टेट को फॉलो कर भी रहा है और PCl5 के केस में फॉलो नहीं कर रहा, तो हमारा आंसर क्या बना इसमें डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन CO2 सेंट्रल एटम इज हाइब्रिडाइज्ड। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन पूछी जा रही है, तो इसका स्ट्रक्चर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपने एक शॉर्टकट याद रखना है, इसमें हम ये कहते हैं अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लॉन पेयर करें और हमारे पास कुछ आंसर्स आएंगे, वो 4 वैल्यू हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है। अगर वैल्यू 4 होगी तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, अगर वैल्यू 3 हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, और अगर वैल्यू 2 आए तो हाइब्रिडाइजेशन sp। अब इस केस में अगर आप देखें कार्बन पर लॉन पेयर तो कोई भी नहीं है, अब इसके साथ बॉन्ड्स ही बने हैं। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल में से स्टूडेंट एक सिग्मा होता है जबकि दूसरा पाई होता है, हमने सिर्फ किसको देखना है, सिग्मा बॉन्ड को देखना है। इस साइड पर भी 2 बॉन्ड्स हैं, इसमें से एक सिग्मा होगा, तो टोटल कार्बन के यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड्स, और लॉन पेयर कोई भी नहीं है, तो इसके लिए क्या आएगा 2 + 0, आंसर 2। अगर 2 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। आप इसी तरह से इस मेथड को अप्लाई करके दूसरे मॉलिक्यूल्स के हाइब्रिडाइजेशन को भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनिज़ारोस रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। अब स्टूडेंट कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है, कैनिज़ारो रिएक्शंस अकर्स ओनली इन एल्डिहाइड्स दैट डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। ये सिर्फ उन एल्डिहाइड्स के अंदर हो रहा होगा जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसमें अगर आप देखें फॉर्मल्डिहाइड, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें HC
डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। अब यहाँ पे अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, इसका मतलब फॉर्मल्डिहाइड कैनिज़ारो रिएक्शन प्रोसीड कर सकता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये कार्बन इज नॉट द अल्फा कार्बन, क्यों? ये तो फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ अटैच कार्बन ने अल्फा कार्बन होना था। अगर आप बीटा ऑप्शन देखें, एसिटाल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। अब ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ अटैच्ड ये कार्बन अल्फा कार्बन और इसका हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। अब इसके ऊपर तो अल्फा हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि कंडीशन क्या थी कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन एसिटाल्डिहाइड ही बनता है। अगर हम बाकी ऑप्शंस को भी देखें, बेंजाल्डिहाइड के लिए स्टूडेंट स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बना और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अगेन ये फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे अटैच कार्बन अल्फा कार्बन और इस कार्बन के तो 4 बॉन्ड्स वैसे ही पूरे हो गए, 1 2 3 4, हाइड्रोजन नहीं होगा, इसका मतलब बेंजाल्डिहाइड भी कैनिज़ारो रिएक्शन दे सकता है। लास्ट ऑप्शन है ट्राईमिथाइल एसिटाल्डिहाइड। इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बना देता हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अब ये एसिटाल्डिहाइड से आगे प्रोड्यूस हो रहा है, उसका डेरिवेटिव बना हुआ है, तो ट्राईमिथाइल, इसके साथ ये कार्बन, इधर 3 हाइड्रोजन थे जो 1 बाय 1 करके उतरे हुए हैं और उनके साथ CH3 अटैच है, CH3 CH3 एंड CH3। अब यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच कार्बन अल्फा कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर हाइड्रोजन कोई भी नहीं है, इसका मतलब ये भी कैनिज़ारोस रिएक्शन दे सकता है। अच्छा, अगर एसिटाल्डिहाइड कैनिज़ारोस रिएक्शन नहीं देगा तो भाई ये फिर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा, क्योंकि अल्डोल कंडेंसेशन की कंडीशन होती है प्रेजेंस ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्कोनी-काव्स रूल इज एप्लीकेबल टू एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू। अब इसकी स्टूडेंट कंडीशन क्या होती है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ही ऐड किया जा रहा होता है, तो यहाँ पे हमारे पास अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। अब नीचे से हमने देखना है इन गिवन ऑप्शन में से अनसिमेट्रिकल अल्कीन कौन सा है। इथीन अनसिमेट्रिकल नहीं है, इसमें 2 ही कार्बन है, उनके दरम्यान में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ये अनसिमेट्रिकल नहीं है। अगर हम बीटा ऑप्शन देखें, प्रोपीन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन H3 और यहाँ पे आएंगे CH2 और इधर आएगा हाइड्रोजन। हम बाकी स्ट्रक्चर्स भी पहले बना लेते हैं। टू ब्यूटीन में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन, ये इस तरह से बनेगा। अब कार्बन इन 2 के दरमियान में डबल बॉन्ड आएगा क्योंकि 2 ब्यूटीन है और इनके साथ हाइड्रोजन्स अटैच होंगे। और लास्ट में 3 पेंटीन, 1 2 3 4 5 कार्बन होंगे, तो ये पेंट बन रहा है। अब 3 पे 1 2 3 पे हमारे पास क्या आएगा, डबल बॉन्ड, इसके साथ 3 हाइड्रोजन्स इधर भी आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन्स यहाँ पर भी आ जाएंगे और इन दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन्स आएंगे। अब स्टूडेंट, और मैं अल्फा भी बना देता हूँ, अब CH2 डबल बॉन्ड CH2। हमने पहले अब इसमें से देखना है कि अनसिमेट्रिकल कौन सा है। यहाँ पे स्टूडेंट आप देखें, ये अनसिमेट्रिकल नहीं है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दोनों साइड पे 2-2 हाइड्रोजन है, वो तो एक ही तरह के हैं। प्रोपीन में देखें, डबल बॉन्डेड जो कार्बन्स हैं, एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन, दूसरे पे 2 हाइड्रोजन, ये अनसिमेट्रिकल है, राइट ऑप्शन बीटा बनेगा। 2 ब्यूटीन डबल बॉन्डेड कार्बन दोनों पे एक एक हाइड्रोजन, ये भी अनसिमेट्रिकल नहीं है। और 3 पेंटीन के केस में भी डबल बॉन्डेड कार्बन दोनों पर एक एक हाइड्रोजन, ये भी अनसिमेट्रिकल नहीं है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल स्टूडेंट 2 तरीकों से हो सकती है, दोनों मेथड आपके सामने हैं। अगर हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 180 डिग्री सेल्सियस पे करवाएं तो हमारे पास प्रोडक्ट अल्कीन बनती है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा होता है। और अगर हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेकिन टेम्परेचर लो यूज कर रहे हो तो हमारे पास इसमें प्रोडक्ट के अंदर ईथर प्रोड्यूस होता है। तो हमें बताया तो नहीं गया कि हमने कौन सी कंडीशन यूज करनी है, इसका मतलब दोनों बन सकती हैं, अल्कीन भी बन सकता है, ईथर भी बन सकता है। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडिएशंस emitted in the form of photons when electrons of hydrogen atoms fall from higher level to n1 level are in the।
अब ये रीजन की बात की जा रही है। अगर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखें तो यहाँ पे बात की गई है रेडिएशन एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स वेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल फ्रॉम हायर, हायर में से जंप करके किस में आएंगे, n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट में n है, ये इसकी बात की जा रही है। भाई अगर किसी भी हायर शेल से कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके फर्स्ट शेल में आते हैं तो वो प्रोड्यूस क्या कर रहा होता है, लेमन सीरीज प्रोड्यूस कर रहा होता है। और जो लेमन सीरीज हैं ये कौन से रीजन में होती हैं, ये यूवी रीजन के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। इसी तरह जो बाल्मर सीरीज होती हैं ये विजिबल में होती हैं, यूवी विजिबल, और इसके बाद इसके ऊपर वाली तीनों सीरीज जो हैं ये इंफ्रारेड रीजन के अंदर आती हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास राइट ऑप्शन बन जाएगा डेल्टा अल्ट्रावायलेट रीजन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हैलोजन इज बॉन्डेड टू दैट कार्बन व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू डैश कार्बन एटम या एटम्स। तो वो डिपेंड कर रहा होगा 1 2 3 4 में से कौन सा है, हम उसके अकॉर्डिंगली एटम या एटम्स उसको डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट हम देखते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स को। अगर आप देखें पहला स्ट्रक्चर जो है इसमें ये X इज द हैलाइड। अब ये कार्बन के साथ अटैच है, जो फर्दर एक अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, मीन एक कार्बन के साथ अटैच है। तो ये हमारे पास एक कार्बन के साथ अटैच है, ये प्राइमरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट है ये 2 के साथ अटैच है स्टूडेंट, ये सेकेंडरी है। और जो थर्ड है इसमें हैलोजन ग्रुप एक कार्बन के साथ अटैच है, जो फर्दर 3 के साथ अटैच है, तो ये हमारे पास टर्शरी है। तो ये इसको आइडेंटिफाई करने का मेथड है। अब हमें यहाँ पे प्राइमरी की बात की जा रही है, तो प्राइमरी में आगे अटैचमेंट सिर्फ एक के साथ होती है। तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन बन जाएगा अल्फा 1। तो हम यहाँ पे कहेंगे विच इज डायरेक्टली अटैच टू 1 कार्बन एटम। यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट एंड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाटर फ्रीजेस इट ऑक्युपाइज। अब स्टूडेंट जब वाटर फ्रीज होता है तो क्या चेंज प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखें तो ये लिक्विड वाटर है और वो सॉलिडिफाई वाटर है। लिक्विड वाटर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स रैंडम पोजीशन के अंदर होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रोड्यूस भी हो रहे होते हैं और साथ साथ ब्रेक भी हो रहे होते हैं, क्योंकि वो मूविंग कंडीशन में होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड है। अब यहाँ पे जब सॉलिड केस में आता है तो यहाँ पे वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो फिक्स हो जाते हैं, वो लॉक होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के अंदर अरेंजमेंट आ रही है। अगर आप पहले स्ट्रक्चर को दूसरे के साथ कंपेयर करें तो दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर असल में क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। अगर आप डेंसिटी का फॉर्मूला देखें तो D इज इक्वल टू m/v होता है। तो इसमें इसका वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और इसका वॉल्यूम कितने परसेंट इंक्रीज करता है, हमारी बुक के अंदर लिखा होता है जी 9% वॉल्यूम क्या कर जाता है, इंक्रीज होता है। तो 9% मोर स्पेसिस आ जाती हैं इन केस ऑफ द सॉलिड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट मरी हिल्स वाटर विल बॉयल एट अबाउट। अब यहाँ पे हमने कुछ वैल्यूज को देखना है सिर्फ। अब हमें इस क्वेश्चन के लिए मरी हिल्स का नहीं बाकियों का भी पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट जो एग्जाम हो उसके अंदर मरी हिल्स की बजाय किसी और के बारे में पूछा जा रहा हो। तो यहाँ पे हम एक टेबल को डिस्कस करते हैं। प्रेशर कुकर में एक्सटर्नल प्रेशर 1489 टोर होता है, बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस। सी लेवल पे 760 एक्सटर्नल प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मरी हिल्स में एक्सटर्नल प्रेशर 700 टोर और बॉइलिंग पॉइंट 98 डिग्री सेल्सियस, जिसका हमसे क्वेश्चन पूछा। सो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा चार्ली। और माउंट एवरेस्ट पे 323 टोर एक्सटर्नल प्रेशर पे, बॉइलिंग पॉइंट 69 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से आपने एक रिलेशन भी याद रखना है, एक्सटर्नल प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज भी कम होती जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंसिस्ट ऑफ ऑल कॉइनेज मेटल्स। इनमें से हमने बताना जी कॉइनेज मेटल्स कौन सी हैं। तो देखें जरा पीरियोडिक टेबल को, इसमें कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये 3 कॉइनेज मेटल्स होती हैं। तो हमारे पास राइट ऑप्शन बन जाएगा बीटा, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2 आर एडेड अब when benzene is heated with hydrogen in presence of platinum। यहाँ पे एक रिएक्शन देखें स्टूडेंट, बेंजीन को आप जब 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 30 atm प्रेशर पे, तो ये जो इसके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं ये खत्म हो जाते हैं और ये साइक्लोहेक्सेन प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन बन जाएगा 3, क्योंकि हम यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला ऑफ चिली साल्ट पीटर इज। अब डिफरेंट फार्मूला गिवन है, ये सेकंड ईयर की बुक में से क्वेश्चन पूछा गया। हमारे चैप्टर नंबर 2 के अंदर कुछ फार्मूले एक टेबल के अंदर दिए हुए हैं, उन फार्मूलों को आपने याद करना है। यहाँ पे अगर हम इन सब के नाम देखें तो जो हमारे पास अल्फा है NaNO3 इज द चिली साल्ट पीटर, जो बीटा है वो कैल्साइट है, चार्ली इज द नाइट्रोबेराइड एंड डेल्टा इज द अमोनियम क्लोराइड। तो बाकियों को भी याद करना है आपने। अगेन मैं वही बात करूंगा कि इस पेपर में अगर चिली साल्ट पीटर पूछा गया तो मे बी नेक्स्ट पेपर में किसी और के बारे में पूछा जाए, या फिर ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको इन क्वेश्चंस को भी करना है, साथ साथ इनकी तरह के मिलते जुलते क्वेश्चंस को भी तैयार करना है, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस के ठीक होने के चांसेस हो सके। अब इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास राइट ऑप्शन बन जाएगा अल्फा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटोफिनोन इज, अब एसिटोफिनोन का अगर स्ट्रक्चर पता होगा उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है तब आप अपना आंसर बता सकते हैं। एसिटोफिनोन के स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, ये बेंजीन, इसके ऊपर कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसके साथ CH3। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें यहाँ पे ये हमारे पास कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, सो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास राइट ऑप्शन बन जाएगा बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज, अब क्रोमियम याद करें मैंने इसी पेपर की डिस्कशन में पहले क्वेश्चन एक आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया जिसमें कॉपर और क्रोमियम के एक्सेप्शंस को डिस्कस किया। हमने उसमें कहा था कि उनके 4s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे 3d में आ जाएगा टू अटेन द स्टेबिलिटी। उसी कॉन्सेप्ट को अब इसमें भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आंसर आपका बन जाएगा चार्ली, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन, 3d में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम इज अ नेचुरल सब्सटेंस दैट, अब एंजाइम स्टूडेंट क्या होता है, एंजाइम बॉडी के अंदर रिएक्शंस को कैटलाइज करता है, उनकी स्पीड को इंक्रीज करता है ताकि वो रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो सके। तो यहाँ पे इनमें से हमारे पास राइट ऑप्शन बनता है चार्ली, इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन हैज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ, अब स्टूडेंट बेंजीन के अंदर क्या होता है इसके लिए जरा स्ट्रक्चर देखें। बेंजीन के मॉलिक्यूल के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिलोकलाइज्ड होते हैं। अगर वो एक टाइम में ये यहाँ पे पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ये इन पोजीशन पे, तो अगले ही टाइम पे ये पाई इलेक्ट्रॉन अपने आप को शिफ्ट करवाते हैं और नेक्स्ट ये इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे आ जाएंगे जैसा कि ये स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं। अगले ही लम्हे में पाई बॉन्ड इधर प्रोड्यूस हो चुका है जी। अब इससे क्या हो रहा है, इनके पाई इलेक्ट्रॉन्स हाईली डिलोकलाइज्ड हैं जिनके ऊपर अटैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम कहते हैं कि ये बेंजीन की स्टेबिलिटी के इनहेंस होने की रीजन बनता है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन बन जाएगा अल्फा, डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूपेंटाइल क्लोराइड बिलोंग टू विच क्लास ऑफ अल्काइल हैलाइड, इसके लिए हम स्ट्रक्चर देखते हैं। न्यूपेंटाइल क्लोराइड का कार्बन 1 2 3 4 एंड 5, और ये अभी तक न्यूपेंटाइल का स्ट्रक्चर है। और इसके साथ अब हमने क्लोराइड को अटैच करना है CH2 एंड Cl। तो देखें हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है। ये हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो डायरेक्टली आगे जस्ट एक कार्बन के साथ अटैच है, तो ये बनेगा हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने ज्योमेट्री बतानी है स्टूडेंट। यहाँ पे ये सेंट्रल मेटल है, इसके साथ अमोनिया लिगेंड्स हैं, अमोनिया मोनोडेंटेड लिगेंड होता है याद रखें, और 6 अटैच है। इसका मतलब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो उसके लिए ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल बनती है। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव, इन गिवन ऑप्शन में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है। स्टूडेंट्स याद रखें सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं अल्कीन्स, तो इसमें से अल्कीन कौन सा है, ब्यूटीन। मैं पूरा रिएक्टिविटी ऑर्डर यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले आएंगे ब्यूटीन, ब्यूटीन के बाद अल्काइन आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो अल्काइन है वो ब्यूटाइन है, तो इधर मैं लिखूंगा ब्यूटाइन, एंड देन बेंजीन आएगा, और सबसे जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, सबसे लीस्ट रिएक्टिव अल्केन्स होते हैं, और अल्केन का मेंबर हमारे पास ब्यूटेन है। सो एंड पे आ जाएगा ब्यूटेन। सो इस तरह से हमारे पास राइट ऑप्शन बन जाएगा चार्ली, ब्यूटीन जी। स्टूडेंट्स ये आज की हमारी यहाँ तक की डिस्कशन कंप्लीट हुई। इसमें हमने ओरिजिनल क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो पास्ट पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करें क्योंकि यही क्वेश्चन दोबारा भी पूछे जा सकते हैं और इनसे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।